विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं भी एसयूवी को पार्क कर कॉपर क्लब आ गया, जहां कोने में एक चिकन की दुकान थी। मैं आज भी 2 किलो चिकन खरीदा और दादा की दुकान से मसाले खरीदकर घर आ गया। घड़ी में 7 बजने वाली थी। मैं किचन में चिकन बनाने लगा। चिकन तैयार होते होते रात के 8 बज गए थे। तब तक मैं रोटी के लिए आटा भी गूंथ लिया था। अब मैं मेबल और अंकल का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद दरवाजे पर घंटी की आवाज हुई। मैंने दरवाजा खोला और पाया आज मेबल उस लड़की के साथ आई थी। मैंने मेबल और उस लड़की को अंदर आने दिया और खुद बाहर निकलकर एक नजर चारों तरफ देखा। सामने की स्ट्रीट पूरी सुनसान थी। मेबल अंदर आते ही डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और उसने उस लड़की को भी पास वाली कुर्सी पर बैठने को कहा। आज मेबल बहुत खुश लग रही थी। उसने मुझसे कहा, रुद्र, ये मेरी बहन है और इसका नाम है। मेबल आगे बोलने ही वाली थी कि मैं बोलने लगा, इसका नाम मारिका है और ये तुम्हारी बहन नहीं है। ये एक पोलैंड की नागरिक है। मेबल ने पूछा, रुद्र, तुम कौन हो और यहाँ के बारे में, मेरे बारे में और मरिका के बारे में कैसे जानते हो? तुम मेरे बारे में जो सोच रही हो वैसा मैं हूं ही नहीं। तुम मुझको जो देख रही हो वैसा मैं हूं ही नहीं। मैं तो जंगल में भटकने वाला एक कारीगर हूं। तुम जिसे ढूंढ रही हो वैसा मैं हूं ही नहीं। तुम मुझे अश्कों का कारीगर कहो या शब्दों का जादूगर, पर तुम जिसकी तलाश में घूम रही हो वैसा मैं हूं ही नहीं। मैं तो एक बुनकर हूं जो अश्कों की मोती को सपनों के डोर से पिरोता रिश्तों का ताना बाना बुनता हूं। तुम जिस रिश्ते को खोज रही हो वैसा मैं हूं ही नहीं। मैं तो एक उन्मुक्त गगन में उड़ता परिंदा हूं, पर तुम जिसे अपने प्यार में कैद करने की सोच रही हो वैसा मैं हूं ही नहीं। मैं एक खोजी हूं और इस जगह की सच्चाई खोज कर ही रहूंगा, पर तुम जिस इंसान को खोज रही हो वैसा मैं हूं ही नहीं। मेबल ने अब गुस्से से पूछा, रुद्र, तुम बताओ, तुम कौन हो, मरिका और मेरे बारे में क्या जानते हो? मेबल, मैंने कहा था ना कि जब तुम तुम्हारे मन से द्वेष को मिटा दोगी तब तुमको सब पता चल जाएगा। मरिका को ठीक से हिंदी बोलनी नहीं आती थी। वो इंग्लिश में बोली, I think we were here to enjoy food made by him and forget the past, please. मैंने कहा, That's right. We shall enjoy, but let Gariwal uncle return back to home. By the time we shall taste some chicken pieces. मैंने ऐसा कहा ही था कि दरवाजे पर फिर से घंटी बज गई। मैं चेयर से उठा और दरवाजा खोलने ही वाला था कि मुझे याद आया कि गरेवाल अंकल कभी घंटी नहीं बजाते थे। वे सीधे चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते थे। मैं वहीं रुक गया और दरवाजा नहीं खोला, पर मरिका पीछे से आकर दरवाजे को खोल दी। मैं कुछ कह पाता कि सामने हॉक फोर्स के 2 जवान खड़े थे और उन्होंने बताया कि गरेवाल सर आज रात घर नहीं आएंगे। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ है? जवान ने उत्तर दिया, जंगल में आज पैंट और नक्सलियों की लाश मिली है। मैंने पूछा, क्या रोड साइड के पास मिली है? हॉक फोर्स के जवान ने कहा, नहीं, मुरूम खदान के पीछे जंगल में मिली है। और वो वहां से चले गए। मरिका ने दरवाजा बंद करते हुए अंदर आ गई और ड्राइंग टेबल पर रखी चिकन मसाले को खाने लगी। मेबल ने कहा, कौन मार रहा है इन नक्सलियों को? क्या पता मेबल, हॉक फोर्स ने नहीं मारा इतना पता है। मेबल ने धीमे स्वर में बोला, चलो अच्छा है, जो भी मार रहा है नेक काम कर रहा है। इस वारदात के बाद भी रोड साइड पर काम चालू रहा और काम में मग्न हम सबको भीमजोड़ी में आए हुए आज 4 महीने पूरे हो गए थे। इन 4 महीनों में हमने 11 किलोमीटर तक अर्थवर्क और मुरुम का काम पूरा कर लिया था।
हमारे लिए रोड कंस्ट्रक्शन पर जाना ऐसा था जैसे लोग किसी पिकनिक पर जाते हैं। जंगल के बीच से सड़क बनाना एक अलग ही अनुभव था। साइट पर किसी नीम के पेड़ के नीचे खटिया डालकर साइट का काम देखना, पूरे साइट में इधर से उधर टहलते हुए कार्य का निरीक्षण करना, और जब ठंडी हवा का झोंका आए तब किसी भी पेड़ के नीचे खड़े होकर मन ही मन में कविता लिखना और स्वर को ठीक कर कोई गीत गुनगुनाना। सूखे पत्तों की सरसराहट को ऐसा महसूस करना जैसे कुमुदिनी का नंगे पांव मेरी तरफ दौड़ कर आना। शाम को जब हम कार्य की प्रगति को देखते थे तो ऐसा लगता था कि सब कारीगर हैं जिन्होंने मिट्टी मुरुम से अपने ख्वाबों की प्रतिमा को उतारा है। जब हम घर की तरफ जाते थे तो ऐसा महसूस होता था मानो हमने निशा से एक झिलमिल सितारे को अपने दिल में बसा लिया है। हम तो काम में ही खुश थे, पर हमारी खुशी को किसी की नजर लग गई थी। कोई हमारी प्रगति पर नाखुश था। उसने हमसे हमारी खुशी छीनने के लिए हर जगह उसके मोहरे बिछा रखे थे। आज उसने अपने मोहरों से एक चाल चली और सीधे राजा पर हमला करने की चाल को अंजाम देना ही उसका मकसद था। मैं साइट पर काम का निरीक्षण कर रहा था। बॉबी रोलर पर बैठा रोलर के चाल का इंतजार कर रहा था और ओम, कौशल, राम उनके काम में लगे थे कि तभी हमने सामने वाली जंगल से गोलियों की चलने की आवाज सुनी। अजय ट्रैक्टर ट्रॉली पर मुरुम लाद कर खदान की तरफ से आ रहा था और एक गोली ट्रॉली के चक्के में लगी। फिर कई गोलियां ट्रॉली के पीछे के चक्कों को भेदती भी उन्हीं में समा गई, जिससे अजय की ट्रॉली बेकाबू होकर ही और अजय ट्रैक्टर के साथ ही जमीन पर पलट गया। ये देखते हुए हम सब अजय की तरफ दौड़े और अजय को उठाकर रोलर के पीछे ले आए। जहां उसे लिटाकर हमने देखा अजय के सर से खून निकल रहा था। मैंने बॉबी को मेरी एसयूवी की चाबी देते हुए बोला, इसे अभी भीमजोड़ी के अस्पताल में लेकर जाओ, मैं महेश को लेकर आता हूँ। मैं एक बाइक की चाबी लेकर बिना समय गवाए जंगल की तरफ बढ़ने लगा। अब नक्सलियों का सामना हॉक फोर्स के जवानों से था और दोनों तरफ से गोलीबारी चालू थी। कुछ गोलियां मेरी तरफ भी कभी कभी आ जाती थी, पर यह मेरी माँ और पिताश्री का आशीर्वाद ही था जो मुझे एक भी गोली छू नहीं पाई और मैं कुछ 40 किलोमीटर अंदर जंगल के पहुंच गया, जहां महेश लड़कों के साथ मेजरमेंट का काम कर रहा था। पर गोली की आवाज सुनकर वो भी चुप कर बैठ गया था। मुझे देखते ही महेश और वो चारों लड़के झाड़ियों से निकलकर बाहर आ गए। मैंने उन लड़कों को जंगल के रास्ते से ही वापस उनके गांव जाने का बोला और महेश से कहा, महेश तू मेरे पीछे तेरी बाइक को लेकर चलाना, बाइक को तेजी से चलाना है और साइड खत्म होते तक कहीं नहीं रुकना है। तू समझा ना, कहीं नहीं रुकना है। अब चल आजा। और हमने कहे अनुसार बाइक तेजी से निकाला उस जगह से जहां गोलियां चल रही थी और हम भीमजोड़ी के अस्पताल पहुंच गए। मैंने अपनी बाइक खड़ी की और महेश के पास आ गया। महेश बाइक से उतरकर बाइक स्टैंड पर लगा भी नहीं सका था और वो मेरी गोद में गिर गया। मैं उस दिन महेश को मान गया। उसके हिम्मत की दाद देने होगी। साइड से अस्पताल तक वो बिना बाइक रोके बस मेरे कहे अनुसार चलाता रहा। उसके टांग में 3 गोलियां लगी थी, पर उसने हिम्मत नहीं खोई, बाइक चलाता रहा। मैं उसे सहारा देते हुए हॉस्पिटल के अंदर लाया और वार्ड बॉय को बोलकर व्हील चेयर मंगवा ली। मैंने जोर से बेबल का नाम पुकारा और सभी हमको देखने लगे। इतने में बेबल आई और महेश को हॉस्पिटल थिएटर में ले गई। कुछ 1 घंटे बाद मेबल बाहर आई और बोली, गोलियां निकल दी है, तुम A+ ब्लड का इंतजाम करो। मैंने कहा मेरा खून ले लो, मैं कुछ देर में ही इंतजाम करवाता हूँ। तुम्हारे खून से नहीं होगा। मैंने जिस तरह का लिखा है वैसा खून तुम्हें मलाजखंड के ब्लड बैंक में मिल जाएगा। क्यों? मेरा खून क्यों नहीं चलेगा? तुम साहू समाज से हो क्या? नहीं होना तो जैसा बोल रही हूं वैसा करो। ये सुनकर राम साहू मेबल के पास आया और बोला,
मैडम, मैं साहू समाज से हूँ और आप मेरा खून ले सकते हैं। मेरा खून भी महेश के ब्लड ग्रुप का है। मेबल राम को ऑपरेशन थिएटर में ले गई। मैं, बॉबी, ओम और कौशल ने नर्स से कहा, हम मदलाज खंड से और ब्लड लेकर आते हैं, और हम हॉस्पिटल से निकल गए। ठीक 2 घंटे बाद लगभग रात के 9 बजे हम चारों हॉस्पिटल वापस आए और हमारे साथ 4 खून की थैलियां भी लाए थे। मैंने हॉस्पिटल के अंदर आते हुए एक नजर जनरल वार्ड की तरफ देखा। वहां अजय और राम बिस्तर पर लेटे थे। भीम जोड़ी के हॉस्पिटल में ज्यादा स्टाफ नहीं थे, इसलिए मैं सीधा ऑपरेशन थिएटर में आ गया, जहां मेबल महेश का ब्लड प्रेशर चेक कर रही थी। मैंने उसे वो 4 थैलियां दी और बोला, कैसा है महेश? है मेबल बोली, ब्लड प्रेशर अभी भी लो है, पर अब खून चढ़ेगा तो नॉर्मल हो जाएगा और साथ ही होश भी आ जाएगी। और उसने खून की सभी थैलियों पर लिखे हुए डिस्क्रिप्शन को पढ़ा और एक थैली महेश को चढ़ा दी और ऑपरेशन थिएटर से निकलते हुए कहा, इस थैली को खत्म होने में लगभग 1 घंटा लगेगा। इस हिसाब से 4 से 5 घंटे में महेश बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डरने की कोई बात नहीं। मैंने बेबल की बात को पूरा किया ये कहकर, हाँ वैसे डर की बात कहाँ नहीं है। वैसे चारों तरफ बस सन्नाटा है और हम मेबल के चेम्बर में आ गए। मैंने मेबल से कहा, रात के 9 बज चुके हैं और लगता है तुम आज रात को घर नहीं जा पाओगी। चलो मैं तुम्हारे लिए ढाबे से खाना भिजवाता हूँ। और मैं हॉस्पिटल से बाहर आ गया। मेरे साथ तीनों भी थे, बॉबी, कौशल और ओम प्रकाश। मैंने मेबल के लिए खाना ढाबे के लड़के के हाथों से भिजवा दिया था और हम जल्दी से खाना खत्म कर ढाबे से बाहर आ गए। मैंने उन तीनों को हॉस्टल जाकर आराम करने को कहा और मैं अकेला ही हॉस्पिटल आ गया, जहां मेबल अपने टेबल पर सर रखकर आराम कर रही थी। मैंने उसे डिस्टर्ब किए बिना ऑपरेशन थिएटर में एक नजर देख लिया कि महेश कैसा है। ऑपरेशन थिएटर में 2 नर्स महेश को मॉनिटर कर रही थी। मैंने अब वार्ड में आकर अजय और राम से मिला। वो दोनों बिल्कुल ठीक थे। मैंने उन्हें ढाबे पर खाना खाने के बाद हॉस्टल में आराम करने को बोला। वो दोनों हॉस्पिटल से चले गए। अब एक नर्स ने मेबल को जगाया और उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गई। मैं भी उसके पीछे ऑपरेशन थिएटर में आ गया और मेबल ने उसका ब्लड प्रेशर चेक किया और मेबल ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गई। मेबल बोली, रुद्र मैं कुछ देर आराम कर लेती हूँ, तुम भी जाकर वार्ड में किसी भी बिस्तर पर लेट जाओ। मैंने कहा, नहीं तुम सो जाओ, मैं अपनी एसयूवी में सो जाता हूँ। वार्ड में मुझे घबराहट होती है। मैंने भी जीवन में बहुत कुछ खोया है और तब से मैं किसी भी हॉस्पिटल के वार्ड से डरता हूँ। चलो कोई नहीं, ये कहानी कभी और सुनाऊंगा। अब तुम सो जाओ। मैं हॉस्पिटल से निकलकर एसयूवी को एक अंधेरी जगह पर पार्क करके सो गया। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लग रही हैं, तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।